अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं। नई पार्टियों का भी गठन होता है, पुरानी पार्टियों का नई पार्टियों में विलय होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित होती देखी जा सकती हैं। आज गोरखपुर महानगर में उपस्थित होने का एक कारण है, एक नेता, छात्र जीवन में भी नेता की भूमिका निभाया, एक ऐसी पार्टी में संघर्षरत रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुए, उस पार्टी को भी छोड़ना पड़ा। जमीनी स्तर से जुड़कर उस पार्टी का भरपूर सहयोग भी किया। क्या कारण रह गया वो तो उनके माध्यम से ही पता चलेगा। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार निराला जी हैं। आप मुख्य संयोजक हैं अंबेडकर जन मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। जय भीम। सर, सबसे पहला प्रश्न, बहुजन समाजवादी पार्टी, आपकी राष्ट्रीय नेता भी हैं, रही हैं, बहन मायावती जी बहुत करीबी थे आप, कुछ ज़्यादा ही करीबी थे, लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ गया? देखिए, क्या है कि मैं लगभग मुझे सार्वजनिक जीवन में 24-25 साल काम करते हुए हो गया। 95-96 में हम लोग सार्वजनिक जीवन में आ गए थे, छात्र संघ की राजनीति से लेके और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संगठन में एज ए कोऑर्डिनेटर, प्रभारी के रूप में काम करते हुए। ये जो 25 साल, लगभग 24-25 साल मेरा रहा सार्वजनिक जीवन में, इसमें मैंने जब विद्यार्थी जीवन के बाद, जब हम लोग छात्र थे, तब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। यहाँ तक कि पार्टी के लिए अगर ज़रूरत पड़ती थी तो झंडा बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, कुर्सी बिछाना, दर्री बिछाना, एक जो भी काम रहता था हम लोग सीढ़ी के कंधे पे लगाते थे, उठाते थे, और पूरी रात भर एक जुनून था कि बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर लगाना। ये सब काम हम लोग बेसिक कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र राजनीति में रहते हुए, मैं स्टूडेंट लीडर था। मैं 2 बार गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा और अच्छे वोटों से वोट भी हमें मिलते थे। 200-300 वोट के अंतराल से हम चुनाव हारे। अब जब हम वहाँ से छात्र जीवन से निकले तो पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का काम करने लगे। इस दौरान काम करते करते हमको बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी मिली, और जब जिम्मेदारियाँ मिली तो मैं पहले भी फुल टाइम वर्कर था, और पार्टी का काम मिला तो मैं फुल टाइम लग के पूरी ईमानदारी से अब पूरा जीवन लगा के हमने काम किया। और संगठन में हम लगभग 2 साल के आसपास में बस्ती मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, 2 साल के आसपास हम फैजाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, 1.5-2 साल के आसपास मैं देवी पाटन मंडल, मतलब बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वो सब इलाका रहा, मैं उस मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा। लगभग 1 साल के आसपास मैं आजमगढ़ मंडल का भी कोऑर्डिनेटर रहा, और 1-1.5 साल में गोरखपुर मंडल का भी कोऑर्डिनेटर रहा। जो 2017 का इलेक्शन था गोरखपुर मंडल में, एक तरह से कहे कि मेरे नेतृत्व में लड़ा गया, इधर का मैं इंचार्ज रहा। तो 25 साल एक धारा के लिए, एक मूवमेंट के लिए, एक मिशन, एक जुनून के साथ हमने काम किया, और ऐसा लगता था कि कार्यकर्ता का भी वैल्यू है जब हम जीवन लगा रहे हैं। और वैचारिक रूप से हम लोग अम्बेडकरवादी और मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग थे, तो मिशन समझ करके जीवन लगाया है बहुजन समाज पार्टी के साथ, और 25 साल का जीवन लगाया। 17 में जब इलेक्शन खत्म हुआ तो विधानसभा का, तो 17 में पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हार गई। फिर भी गोरखपुर मंडल में जहां हम काम कर रहे थे, एक विधायक जीते भी थे, ऐसा नहीं था कि हम 0 पे आउट हुए थे। फिर बाद के दिनों में क्या हुआ कि पार्टी में ऐसी परिस्थितियां बनी कि खुद बहन जी ने बुलाया और मुझे बांसगांव विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने टिकट कभी नहीं मांगा था, क्योंकि चुनाव लड़ने जैसी बात मेरे दिमाग से हट चुका था। लेकिन जब बहन जी ने कहा तो मैं तो एज ए कार्यकर्ता उनके आदेश के पालन में, और उन्होंने कहा कि हमारी गोरखपुर मंडल में पब्लिक लीडरशिप कमज़ोर हो रही है, हमारी जो जन लीडरशिप है वो कमज़ोर हो रही है, तो निराला आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं आ गया। 2022 का इलेक्शन 2017 में का मेरा टिकट, और यूपी के अंदर सबसे पहला टिकट मेरा डिक्लेयर किया गया। अब मैं कार्यकर्ता हूं, तभी तो 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ने चला गया। अगर मैं प्रोफेशनल लीडर होता या मैं धंधेबाज लीडर होता, तो हर धंधेबाज लीडर, हर प्रोफेशनल लीडर वो तो चुनाव में 2-3 महीने पहले आता है, चुनाव लड़ता है, जीतता, हारता, भाग जाता है।
लेकिन चूंकि हम लोगों ने तो जीवन लगाया है, चाहे आप 10 साल का विजन दे दीजिए, चाहे 5 साल का विजन दीजिए, एज ए कार्यकर्ता हम काम कर ही रहे थे। तो 5 साल पहले 2022 का टिकट मुझे 17 में डिक्लेयर किया गया कि आपको बांसगांव विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है बहन जी, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँगा। फिर हमने 2017 में, मतलब अप्रैल 2017 में मैं बांसगांव विधानसभा में मैंने अपना काम शुरू किया और गांव-गांव जा कर के संगठन खड़ा करना, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जिनसे मेरी लड़ाई है वो अरबपति लोग हैं, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, दबंग लोग हैं। इस तरह के लोगों के साथ जो सांसद विधायक हैं वहाँ के, उनके बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से लड़ाई थी, तो मैं ज़मीनी लेवल पे मुझे पता था कि मैं ग्रास रूट पे अपना संगठन मजबूत कर लूँगा तो मैं चुनाव तभी मैं जीत पाऊँगा। मैंने काम 2 साल मैंने क्षेत्र में भी कंटिन्यू काम किया। इस बीच में बड़े बड़े मुद्दों पे, एजेंडों पे मेरी लड़ाई भी हुई। तमाम गगहा में वो जनता के ऊपर पुलिस ने गोली चलाया, चाहे बिशुनपुर में पुलिस ने एक दलित नौजवान को, बच्चे को मार दिया, या पांडे पार की जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को प्रशासन ने ज़बरदस्ती हटाया, मैंने उस पर भी लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी, रिस्क लिया। और ऐसे में मैंने जो गरीब कार्यकर्ता था, जो कमज़ोर कार्यकर्ता था, मैंने उसका मनोबल उठा दिया इस बीजेपी की सरकार में, और उनको लग गया कि हमारा नेता लड़ने वाला है। मैंने उनकी भावना जगा दिया। अब 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन आया, अब यहाँ से मेरे जीवन 2017 के बाद और 19 तक तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं काम कर रहा था, लेकिन और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा था। 2019 के जो लोकसभा का इलेक्शन आया, यहाँ से मेरे जीवन में मोड़ आया और बहुजन समाज पार्टी का नज़रिया बदला। लोकसभा का इलेक्शन जब आया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले जो लोकसभा का टिकट है, दूधराम जी बस्ती के पूर्व एमएलए हैं, उनको टिकट दिया। तो जब उनको टिकट दे दिया लोकसभा का, तो मैं एक विधानसभा बांसगांव का प्रत्याशी था, तो जिसको पार्टी ने टिकट दिया मैं उसके पीछे मजबूती से लग गया। अब यहाँ जो दूसरे लोग टिकट की लाइन में लगे हुए थे, पूर्व मंत्री सदल प्रसाद जैसे लोग जो लगे हुए थे, तो वो लोग ये मान के चलने लगे कि दूधराम जी को बाहर से टिकट मिला है, वो बाहर से आए हैं, तो दूधराम जी को टिकट दिलाने में निराला का योगदान है। इसलिए सदल प्रसाद जी और उनके एंड कंपनी के लोग, वो सारे लोग मेरे विरोधी हो गए। उनको लगा कि निराला जी इनको बुला के बाहर से एमपी बनाना चाहते हैं, अपने एमएलए बनना चाहते हैं, जबकि कुदरत गवाह है, टिकट देना लेना ये बहन जी का काम था, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। मैं दूधराम को ये नहीं कह सकता था कि आप रुकिए, आपका टिकट कटेगा, कोई आएगा तब मैं उसकी मदद करूंगा। मैं दूधराम के पीछे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था अपने। मैं अपना काम करने लगा पूरी मजबूती के साथ। फिर 2 महीने के बाद पार्टी में कैसे टिकट मिलता है वो सब जानते हैं। फिर 2 महीने के बाद फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं, उधर से भी कुछ उनकी डिमांड होती है, कुछ उनकी डिमांड। माननीय बहन जी ने सदल प्रसाद जी को 2 महीने के बाद दूधराम का टिकट काटा और सदल प्रसाद को टिकट दे दिया। जब सदल प्रसाद पूर्व मंत्री चुकी हैं और बड़े पैसे वाले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि वो मिनिस्टर रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास है, तो जब वो लोग टिकट पाते हैं तो चुनाव जीतना हारना उनका मकसद नहीं। वो लोग जब बहन जी के कार्यालय से बाहर निकलते हैं तो अपने समर्थकों के बीच में उनका पहला स्टेटमेंट आता है कि चलो अब तो टिकट मिल गया है, जीत हार अलग एक बात है, लेकिन सबसे पहले निराला को ठीक करना है, श्रवण कुमार निराला को ठीक करना है। मतलब वो दुश्मनी हमसे निकालने लोग आ रहे थे। वो दूधराम को ये मान रहे थे कि निराला ने टिकट दिलाया था, जबकि निराला का कोई रोल नहीं था उसमें। अब वो लोग आते हैं और बांसगांव विधानसभा में वो घोषणा का कार्यक्रम लगता है माननीय सदल प्रसाद जी का। वो लोग मुझको अपमानित करने की नियत से जब घोषणा का कार्यक्रम लगता है तो मुझे मंच पे भी नहीं आने देते हैं, और ये सोचते हैं कि बिन बुलाए अगर आ जाएंगे तो उनको मंच पे अपमानित किया जाएगा। बहरहाल मैं उनकी मंच पे नहीं गया, लेकिन मेरा यह संकल्प था कि बहुजन समाज पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया मैं उसको ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताऊंगा और मजबूती से उनकी मदद करूंगा। बहरहाल घोषणा का कार्यक्रम हो गया माननीय सदल प्रसाद जी का, और मैं अगले दिन जाके बहन जी से मिला और मैंने बहन जी को एक एक बात बताया कि बहन जी टिकट देना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आपने जिसको भी टिकट दिया, पहले दूधराम को दिया तो मैं दूधराम की मदद कर रहा था। आज सदल प्रसाद मुझको गुनहगार मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने दूधराम का मदद किया। तो मैंने दूधराम का मदद नहीं किया, मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया था। तो मैंने पार्टी के आदेश का जब पालन किया तो आज मैं गुनहगार हूँ। तो बहन जी ने मुझे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ अपना काम करो, और आपके विधानसभा में वोट कम नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा बहन जी अगर वोट कम मिलेगा तो मैं टिकट वहीं से मना कर दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा आपको कि मैं नालायक हूं, हमारी विधानसभा में वोट कम मिला है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ और रिजल्ट आया
तो खैर माननीय सदल प्रसाद जी चुनाव हार गए, लेकिन मैंने जो वादा किया था पार्टी के अंदर बहन जी से कि पूरे, और उसका परिणाम यह आया कि पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में, ऑन रिकॉर्ड बात है, पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट बांसगांव विधानसभा में मिला, 85,000 वोट मिला। ये पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट नहीं मिला था। अब कोई नेता ये कहे कि नहीं उनके नाम पे मिल गया, चाहे राष्ट्रीय नेता चाहे चुनाव लड़ने वाला नेता, तो जब उनके नाम पे मिला तो बांसगांव में ही वोट ज्यादा क्यों मिल रहा है, चौरी चौरा में क्यों नहीं मिल रहा है, आप रुद्रपुर में क्यों नहीं मिल रहा, बरहज में क्यों नहीं मिल रहा है, गोरखपुर शहर में क्यों नहीं मिला, अन्य जगहों पे क्यों नहीं मिल रहा, कहीं आप 35,000 वोट से पार नहीं पा रहे हो, और बांसगांव सुरक्षित सीट वहां पे 85,000 वोट मिल रहा है। तो ये पार्टी का नहीं, ये श्रवण कुमार निराला के काम की ताकत थी, जो हमने अपने वर्करों का मनोबल ऊंचा किया था, इसके बदौलत तो वहां 85,000 वोट मिला। वोट कम मिलता तो मैं गुनहगार होता। अब वोट ज्यादा मिल गया तो बहन जी को खरीदार बड़े मिल गए। जिस सीट पे कल तक कोई कैंडिडेट नहीं था तैयार लड़ने के लिए, अब उस सीट पे बोली लगाई गई और हमसे कहा गया कि वो दूसरा वाला प्रत्याशी, चूंकि वो सीट सदल प्रसाद जी वहीं से 10 साल मंत्री और विधायक रहे, तो उनके पास तो पैसा, वो अरबपति लोग हैं, 10-20 लाख करोड़ बर्बाद भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग कहते हैं, तो फिर हमको पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि वो तो 3.5 करोड़ दे रहे हैं, आप 3 करोड़ भी दे देंगे तो आपको 3 करोड़ आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका टिकट रहेगा। इस मसले पे मैंने पार्टी के अंदर मना किया कि मैंने तो अपना जीवन लगाया, मैं तो एज ए कार्यकर्ता, मैं तो एमपी रहा नहीं, एमएलए रहा नहीं, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मैं तो खानदान बेच दूंगा, मैं तो एज ए कार्यकर्ता तब भी नहीं उतना पैसा जुटा पाऊंगा। फिर ये बताया गया कि अब जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको संगठन में वापस लिया जाएगा, मतलब संगठन में वापस लिए जाने का बहाना लेकर के मेरा पैसे के कारण मेरा टिकट काट दिया गया। तो ये टिकट काटने का ही मसला नहीं था, ये सम्मान का मसला था, ये स्वाभिमान का मसला था। बिल्कुल, अगर कहा जाएगा कि एक बदले की भावना या कुछ पैसे का भी एक प्रकरण आया है, वो कहीं ना कहीं कारण बना बहुजन समाजवादी पार्टी से आपके विमुख होने का। सर, मेरा अगला ही प्रश्न था कि आपने कहा था कि सारे बहुजन नेता कर रहे हैं अंबेडकर की विचारधारा की हत्या, ये कितना तर्कसंगत है? बिल्कुल, बहुत सीधी बात है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राजतंत्र के विरोधी थे। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे वो मतलब अय्यास हो, पियक्कड़ हो, अंधा हो, लूला हो, वो राजा वो बनता था, प्रजा की मजबूरी होती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस धारा को खारिज किया, कहा कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो समाज का नेतृत्व करेगा, वो राजा बनेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अगर कहा कि झोपड़ी में भी काबिल अगर व्यक्ति है तो वो मतलब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोकतंत्र स्थापित किया बाबा साहब ने, राजतंत्र खत्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया। आज हमारे ही नेता जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिंदाबाद नारा लगाते हैं, कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी नेता हैं, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच है, जो उनका लोकतंत्र का सोच है, उसकी हत्या कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा सामने आपको दिख रहा है कि जैसे पहले राजा का बेटा राजा होता था, आज जो दलित समाज के नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं राजा तो मेरे बाद मेरा भाई राजा, मेरा भतीजा राजा, मतलब मैं मुख्यमंत्री तो मेरे बाद मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा या मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा, या मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मेरे बाद मेरा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा या मेरा भतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो यही तो राजतंत्र है कि राजा भी कहता था जबरदस्ती, नालायक बेटे को भी कहता था कि राजा मान लो। और यहाँ वो इसलिए मैंने ये बात कही कि जो भी दलित और पिछड़े समाज के जो नेता हैं, भाई जो दूसरे लोग करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। हम आरएसएस से ये उम्मीद नहीं करते हैं, हम बीजेपी से उम्मीद नहीं करते हैं, हम कांग्रेस से भी ये सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो दलित और पिछड़े समाज के नेता हैं, जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, वो अगर ऐसा करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वो हत्या कर रहे हैं। वो अगर कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरा भाई या भतीजा, तो ये तो राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं, बाबा साहब के लोकतंत्र का वो कत्ल कर रहे हैं। यानी कि जो परिवारवाद है कहीं ना कहीं हावी है, और इस वजह से आपने कहा कि जो विचारधारा है उसकी हत्या की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की सीधी हत्या है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र में आम आदमी को मजबूत बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूंकि अभी आपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भी बात की, तो मेरा एक बड़ा सीधा सा प्रश्न था आपसे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और केटी थॉमस साहब, वो कहते हैं कि अगर संविधान, लोकतंत्र और सेना के बाद यदि कोई देश
सुरक्षित है, अपना भारत देश सुरक्षित है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ के द्वारा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा है। कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ, फिर आपसे उस पर प्रतिक्रिया ले लूँगा। 3 उनके कहे गए कथन है। पहला कथन ये था। दूसरा ये है कि सर आपातकाल के अगर चंगुल से कोई निकाल सकता है देश को, तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तीसरा उन्होंने कहा है सर कि संघ अपने कार्यकर्ताओं को देश की सुरक्षा के लिए अनुशासन सिखाता है। उन्होंने 3 बात कहे हैं। कितना आपके नज़रिए से ये तर्क संगत लगता है आपकी दृष्टि से? हम उनके अनुशासन की बात कर लेते हैं। अगर ये वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अनुशासन आरएसएस में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं, और वो सिर्फ कहीं ना कहीं आरएसएस को करके सरकार में, जैसे चीफ जस्टिस लोग आजकल राज्यसभा में जा रहे हैं, ऐसे वो बस वो उतनी सी उनकी सोच है। अगर अनुशासन की बात करेंगे तो आरएसएस का सिखाया हुआ क्या वही अनुशासन है कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आरएसएस के निकले हुए स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, और गोधरा के अंदर, ट्रेन के अंदर लोगों को जलवा देते हैं। इतिहास है ये आरएसएस के अगर कार्यकर्ता हैं, तो ये कौन सा अनुशासन के हजारों लोगों को घरों में बंद करके जला दिया गया। ये अगर वो अनुशासन की बात करते हैं, तो बाबरी मस्जिद जैसे जगहों पे जो अब हिंदू और मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़के जिस तरह से खून की होली खेली गई है इस देश के अंदर, वो भी सबने देखा है। अगर वो अनुशासित लोग हैं, यही अनुशासन के पाठ पढ़ाते हैं, तो फिर इसमें क्या कहें? अब इससे बड़ा क्या अनुशासन उनका हो सकता है कि अच्छे से खून खराबा करा लेते हैं, ये अनुशासन। और आपातकाल की क्या बात करते हैं? आपातकाल आपने देखा, कोरोना काल, आपातकाल और कोरोना काल, नदियों में लाशें तैरती मिली हैं। सड़कों पे आते हुए गरीब मजदूर किसी एक जाति के नहीं थे, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग थे। गरीबी हर समाज में है। वो जो लोग थे, अभी अमिताभ बच्चन को खांसी आ जाती है तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगता है, लेकिन वो जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो दिल्ली से चले थे और 1000-2000 किलोमीटर पैदल अपने घरों के लिए निकल गए, लाखों लोग रास्ते में मर गए थे। सर किसी ने रिपोर्ट तक नहीं लिया था उनकी। उन गरीबों का क्या हुआ? यही तो आपातकाल है। और आपने देखा कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन के अभाव में पहली बार हम लोगों ने जीवन में ऑक्सीजन का किल्लत इस देश के अंदर, और लाशें, मतलब कितने सम्मानपूर्वक किसी का डेथ हो जाता तो उसको दफन किया जाता, हमारे यहाँ की संस्कृति है। और उन लाशों को मजबूर हो गए लोग, मतलब इतना भी लोगों के पास पैसा नहीं बचा है आज के डेट में कि लोग दफन करने के लिए लकड़ी खरीद सकें। वो दृश्य है ये आपातकाल का। ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपने उसकी बखूबी, आपसे बेहतर जान भी कौन सकता है। सर मेरा एक प्रश्न, श्रवण कुमार निराला जी मुख्य संयोजक हैं अंबेडकर जन मोर्चा की। पहली बात तो क्यों स्थापना करनी पड़ गई आपको इस जन मोर्चा की? दूसरा सर कि दलित आंदोलन अपना इतिहास दोहराएगा। आपकी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीमा गौतम जी, उन्होंने ऐसा कहा है। क्यों आवश्यकता पड़ गई इस पार्टी की, और सीमा गौतम जी का ये बयान कितना एक दूसरे से समानता है? देखिए, अभी हमारी जो अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीमा गौतम जी, उनका लेख आया, दलित आंदोलन अपना इतिहास दोहराएगा। बड़ी चर्चा है देश के अंदर। इस लेख को लोग पढ़ के बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। तो जो उन्होंने लिखा वो 100% सत्य है, और ऐसे इतिहास दोहराएगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, हम आपको ज्योतिबा फूले से लेके चलेंगे, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा और पहला शुरुआत अगर किसी ने किया, जो दलित, पिछड़े, कमज़ोर महिलाओं की शिक्षा पे सावित्रीबाई फूले को आप जानते हैं, तो शिक्षा पे काम किया ज्योतिबा फूले ने, और उन्होंने संगठन बनाया सत्यशोधक समाज। उनको आदर्श मानते हुए साहू जी महाराज आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों महापुरुषों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा से महापुरुषों के विचारधारा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले को आदर्श माना, उनकी विचारधारा को लिया, लेकिन उनके संगठन को नहीं उठाया। इसलिए कि कोई भी महापुरुष जब काम करता है तो उनके मरने के बाद या उनके जीते जी ही उस संगठन को कुछ चालाक लोग हथिया लेते हैं और उस संगठन के नाम पे धंधा करने लगते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करने आता है तो उसको लगता है कि हम अपनी ऊर्जा उस संगठन को बाहर निकालने में नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे करके हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले की विचारधारा को लिया, उनके संगठन को नहीं लिया, और उनको आदर्श मानते हुए बाबा साहब ने काम किया। पेरियार साहब और बाबा साहब एक दौर के ही लोग हैं, और इन दोनों लोगों ने उनको महापुरुष माना, अपना आदर्श माना। तो बाबा साहब ने उनकी विचारधारा को लेकर के काम किया और संगठन अपना बनाया। मतलब रिपब्लिकन पार्टी का नाम लें तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, और समता सैनिक दल बनाया,
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कई पत्र पत्रिकाएं भी निकालते थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहुत सारे ऐसे काम किए बाबा साहब ने, जो तरीका था लोकतांत्रिक तरीका था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपना संगठन बनाया, विचारधारा उनका लिया, जो विजन था उनका लिया, लेकिन संगठन अपना बनाया। अब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब दुनिया से चले गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी पार्टी को कुछ चालाक लोगों ने हथिया लिया। जैसे आज भी आरपीआई महाराष्ट्र में काम कर रही है, ये रामदास अठावले वगैरह सब उसी पार्टी के एमपी एमएलए जो भी बनते हैं पार्टियों के साथ समझौता करके। तो बाद के दिनों में बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब आए, और ये सच है कि बाबा साहब के बाद अगर समाज को कोई एकजुट किया, अगर संघर्षशील बनाए, तो मानवर कांसीराम साहब ने। तो बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब जब काम करने आए तो उन्होंने भी देखा कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, उनकी विचारधारा को लिया, लेकिन मानवर साहब ने देखा कि बाबा साहब की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है वो गलत हाथों में फंस गई है। अगर उस पार्टी को निकालने में हम अपना टाइम लगाएंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। तो बाबा साहब की विचारधारा को लेके मानवर कांसीराम साहब ने एक नई पार्टी, एक नया संगठन, दलित शोषित संघर्ष समिति, DS4, बामसेप, बहुजन समाज पार्टी, खुद पार्टी बनाया, खुद संगठन बनाया। और मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को लेकर के एक नए तरीके से काम शुरू किया। तो सेम ऐसे ही जैसे बाबा साहब की पार्टी को मानवर साहब ने नहीं बढ़ाया, बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले के संगठन को नहीं बढ़ाया, उनकी विचारधारा को बढ़ाया, बाबा साहब की विचारधारा को कांसीराम साहब ने बढ़ाया, फिर इतिहास दोहराएगा, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब की पार्टी भी अब गलत हाथों में पड़ गई है, अब मिशन से भटक चुकी है। अब कमीशन, पैसा, टिकटों का जो बंटवारा है वो सब लोग जानते हैं कि रुपए पैसे का खेल चलता है। अब वहाँ पे वैचारिकी रही नहीं गई है, अब वहाँ दलित मूवमेंट रही नहीं गया है और बहुजन मूवमेंट रही नहीं गया है, अब वहाँ धंधा हो रहा है। तो इसलिए अब इतिहास आपको दोहरा रहा है कि जैसे उन महापुरुषों ने किया, अपना अपना संगठन खड़ा किया, अब अपने तरीके से जो लोग भी काम करने निकल रहे हैं वो लोग मानवर कांसीराम साहब के संगठन को तो नहीं, पार्टी को तो नहीं, मानवर कांसीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए, बाबा साहब को आदर्श मानते हुए, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले को आदर्श मानते हुए अब नए संगठनों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। ये इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी कहानी है, और जो इतिहास दोहराने की बात कही गई है कितना तार्किक है वो आपने बता दिया। श्रवण कुमार निराला दलित समाज को लेके आगे आ रहे हैं जी। अभी तक की वर्तमान परिस्थिति में कितना नाम आपने कमा लिया है और कितना बड़ा चेहरा लोगों के सामने आप उभर कर सामने आ रहे हैं, ये श्रवण कुमार निराला यदि खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, नाम कमाने का कोई मसला नहीं है, हम लोग विजन के साथ काम करते हैं। हमारा नाम हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात का फर्क है कि अगर समाज हमारा, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जो दलित समाज है, जो कमजोर समाज है, अगर उस समाज के ऊपर कोई आफत है, कोई संकट है, तो मैं उस संकट के खिलाफ लड़ूंगा। कितना संभव होगा, कितना हम सफल होंगे, बात की बात है, लेकिन कम से कम इतिहास में यह नहीं होगा कि जब समाज जल रहा था या समाज का दमन हो रहा था तो श्रवण कुमार निराला किनारे खड़ा होकर के तमाशा देख रहे थे। हम तमाशा नहीं देख रहे थे, हम उस दमन के खिलाफ लड़ रहे थे। कम से कम हम चुपचाप जुर्म सहेंगे नहीं, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो हम लड़ रहे हैं समाज के लिए जितना बेहतर तरीके से और जितनी मजबूती से, जितनी भी हमारी क्षमता है, मैं लड़ूंगा। मुझे भरोसा है कि परिवर्तन समाज में आता है। आप तमाम मुद्दों पे देखते हैं, पिछले साल हमने 12 जनवरी को गोरखपुर में दलित शिक्षा को बचाने के लिए छात्रवृत्ति शिक्षा बचाओ आंदोलन चलाया था और एक रैली गोरखपुर में किया जिसमें 50,000 लोग जुटे। तो मेरे आंदोलन का ये परिणाम रहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरे 100% दलित समाज के, पिछड़े समाज के छात्रों को मैं न्याय दिला गया ले गया, लेकिन मेरे आंदोलन का ये परिणाम रहा कि उस साल नहीं 100% तो 90% छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई और 0 फीस पे एडमिशन की सुविधा मिल गई। और उस आंदोलन का यह दबाव रहा कि माननीय मुख्यमंत्री को रविदास मंदिर पर आकर के मेरे आंदोलन के 12वें दिन उनको आकर के, 12 जनवरी को मैं रैली करता हूं और 12वें दिन उनको आकर के रविदास मंदिर पे घोषणा करना पड़ा, सफाई देना पड़ा कि नहीं, मैंने दलित समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति को बहाल कर दिया है। यह मेरे आंदोलन की जीत थी और मैं तमाम मुद्दों पे लड़ता हूं। चाहे बरहज में दलित समाज का वो नौजवान जो एमटेक का स्टूडेंट था, दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई, मैं उसकी लड़ाई लड़ने गया।
वो विश्वजीत, मैं उसकी लड़ाई लड़ने गया, उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने उठाया, मैंने प्रशासन पे दबाव बनाया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों की होनी बाकी है। जो लोग स्थापित पार्टियां वो नहीं गए वहां पे, लड़ने नहीं गए, लेकिन मैं गया, मुझे संतोष है कि मैं लड़ रहा हूं। मैं अभी आजमगढ़ के पलिया गांव में भी मैं गया, मैं पिछले साल अभी आजमगढ़ में ही बांसगांव एक गांव है, वहां पे जो ग्राम प्रधान की हत्या हो गई थी, वहां पे भी मैं गया था। बलरामपुर की घटना में, चाहे कहीं भी इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं, अभी कुशीनगर जनपद में, अन्य जगहों महाराजगंज जनपद में पिछले साल घटना हुआ था, मैं हर जगह पहुंचता हूं। तो मेरे जाने से प्रशासनिक दबाव बनता है। अभी बांसगांव में भी दलित समाज के नौजवान को जो बिशुनपुर में हत्या कर दिया गया था, एक दलित समाज की महिला की हत्या कर दी गई थी। तो जो भी गिरफ्तारी हुआ, इसमें जो भी कार्रवाई हुई, ये श्रवण कुमार निराला के संघर्षों की बदौलत हुआ, ये अंबेडकर जन मोर्चा के दबाव की बदौलत हो पाया। तो मैं लड़ रहा हूं, मुझे ये पता है, नाम बड़ा होना, नाम छोटा होना, या मेन स्ट्रीम की मीडिया में महत्व मिलना, न महत्व मिलना, मैं उस महत्व के लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं उस समाज के लिए काम कर रहा हूं जिस समाज से मैं निकला हूं। बिल्कुल, आपकी लड़ाई है और सर लड़ाई लड़नी भी चाहिए, चूंकि आप ऐसे समाज से हैं, चूंकि प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं, तो ये आपका एक कर्तव्य भी है। मेरा सर अगला प्रश्न था, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिसे आपकी एक सुखद मुलाकात होती है, उस मुलाकात के क्या मायने देखे जाएं आगामी चुनाव को लेकर? अभी हम माननीय पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर से मिले थे, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ही नहीं, मैं तो इस बीच में कई और पूर्व मंत्रियों से मिला हूं जिनकी अपनी पार्टियां हैं और अपने संगठन हैं। वो लोग अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं और दलित पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व मंत्री से मिला, माननीय पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा से मिला हूं, माननीय पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद से मिला हूं, और ऐसे और भी तमाम पार्टियां हैं। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले से मिला हूं, पूर्व मंत्री लालमणि प्रसाद से मिला हूं। इन सब लोगों की अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने संगठन हैं, और ये सब लोग एक धारा के लोग हैं। तो अंबेडकर जन मोर्चा की ये कोशिश है कि ऐसे छोटे छोटे दलों को हम मिला करके एक भागीदारी मोर्चा, संकल्प मोर्चा बनाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर और कुछ और हमारे लीडरों ने। हम इन सारे लोगों को एक भागीदारी मोर्चा के तहत ही सही, हम एक साथ एक मंच पर ले आना चाहते हैं और गठबंधन बना करके हम 2022 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। फार्मूला हमारा ये है कि अगर बड़ी पार्टियां कहती है कि हमारे पास 40,000 वोट है, तो ठीक है, उनके पास 40,000 वोट है, किसी के पास 30,000 वोट है, कहते विधानसभा में, तो हम 10-10 हज़ार वाली पार्टियां जो जिनका बेस 10,000 का विधानसभा में, तो उनके पास 40,000 बड़ी पार्टियों के पास हो सकता है, तो मैं 10,000 बेस वाली पार्टियों को, मैं 10 पार्टियों को, 12 पार्टियों को इकट्ठा करूंगा। तो 10 पार्टियों को इकट्ठा करूंगा तो 1 लाख वोट हो गया हमारा। तो 40,000 पे 1 लाख भारी पड़ेगा ना। तो जो छोटे छोटे दल हैं उनके पास 10-10 हज़ार वोट भी है, तो हम 10 पार्टियों को इकट्ठा करके, 12 पार्टियों को इकट्ठा करके हम एक मोर्चा बनाएंगे। और इस तैयारी के संदर्भ में 12 सितंबर को गोरखपुर में दलित पिछड़ा भागीदारी सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, और उसमें ये सारे लीडर रहेंगे और हम एजेंडा भी बताएंगे कि भागीदारी का मसला सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। दलित और पिछड़े समाज को भागीदारी आज भी न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं मिला है। चाहे वो आप देख लेंगे, हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट उठा के देख लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की जजों की लिस्ट उठा के देखेंगे, तो दलित और पिछड़ों की भागीदारी नहीं के बराबर मिलेगा। मीडिया के क्षेत्र में आप भागीदारी की बात करेंगे तो दलित और पिछड़ों की भागीदारी नहीं के बराबर मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में आप बात कर लेंगे तो दलित और पिछड़ों की भागीदारी नहीं के भी बराबर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस, कारोबार, बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दलित और पिछड़ों की भागीदारी अभी नहीं के बराबर है, जबकि आज़ादी मिले हुए 70-75 साल होने जा रहे हैं। और आज़ादी मिली, इस आज़ादी का क्या मतलब है? आरक्षण का लोग विरोध करते हैं, तो आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी से मतलब नहीं था। वो लोकसभा में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन वही राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया। राज्यसभा में कोई भागीदारी नहीं। दलितों पिछड़ों का बिल अगर लोकसभा में पास होगा तो राज्यसभा में वो गिर जाएगा। उसी तरह से विधानसभा में आरक्षण दे दिया और विधानसभा में आरक्षण दिया ही नहीं, मतलब एक सदन में पास होगा, दूसरे सदन में बिल फेल हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी नहीं मिला, तो आरक्षण को तो मजाक बना दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी संविधान को चाहे जितना भी अच्छा बना दो, अगर लागू करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो अच्छा संविधान भी खराब साबित हो जाएगा। अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो खराब संविधान भी अच्छा साबित हो जाएगा। और आज भारत के अंदर भारतीय संविधान को फेल किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि पहले
आईएएस की परीक्षा होती थी, आईएएस की परीक्षा पास करके ही कोई डीएम और कमिश्नर बनता था। अब ये सरकार क्या करे, संवैधानिक व्यवस्था है और उसमें गरीब, दलित और पिछड़े, चाहे सर्व समाज के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते थे आईएएस की परीक्षा में बैठते थे, वो पास होते तो डीएम कमिश्नर बन जाते थे। और ये सरकार क्या कर रही है कि आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए, दिल्ली से जाके इलाहाबाद तक जाके तैयारी कर रही है, 40 साल उम्र आपकी खप जा रही है, आप परीक्षा किसी तरह से पास करेंगे या नहीं पास करेंगे, सरकार अवसर ही नहीं देगी। और कारपोरेट सेक्टर से उठा करके लोगों को ले आकर के ये सरकार डायरेक्ट आईएएस बना रही है। मतलब अंबानी जी की कंपनी, अडानी जी की कंपनी, बिरला ग्रुप की कंपनी के जो उनके मैनेजर हैं वो अब आईएएस बनेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बना दिया, वो कमिश्नर लेवल के अधिकारी होते हैं। अब जब ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी विभाग में बैठ गया तो जनता का काम करेगा। और बिरला ग्रुप से आया, अगर अंबानी की कंपनी से आया तो रात में अपनी मालिक को फोन करेगा ना, मालिक अब तो हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए हैं, बताइए हम खाद्य रसद विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो बताइए इस विभाग को कितने में बेचना, कितने में आप खरीदना चाहते हैं। तो वो तो कीमत लगवाएगा। और उद्योगपतियों को के प्रतिनिधि को बैठा करके सरकार सारे सरकारी विभागों को बेच रही है। जहां आरक्षण मिलता है गरीब, दलितों, पिछड़ों को, वो जगह ही खत्म कर देगी, कोई रास्ता ही नहीं है अब तो। बिल्कुल सर, पूरे वार्ता में एक प्रकरण आया गठबंधन का। आपको नहीं लगता सर एक गठबंधन और बना था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो महाठगबंधन है, गठबंधन नहीं वो ठगबंधन है, वो साकार नहीं हुआ। आपका गठबंधन जिसकी चर्चा भी आपने की है, वो कितना प्रभाव डालेगा मौजूदा सरकार को आगामी चुनाव को अगर देखा जाए विधानसभा 2022? छोटे दलों को मिलाकर के अम्बेडकर जन मोर्चा गठबंधन बनाएगा और मजबूत गठबंधन बनाएगा। अगर बीजेपी के लोग कहते हैं गठबंधन की आलोचना करते हैं तो गठबंधन तो एक उनका भी एनडीए है, गठबंधन तो कांग्रेस का भी यूपीए है। तो वो खुद तो गठबंधन की नींव पे खड़े हैं, वो गठबंधन का आलोचना करें। ठीक है, आप अपने विरोधियों का आलोचना करिए, लेकिन सार्थक आलोचना करिए, तथ्यहीन आलोचना मत करिए। तो ये उनका आलोचना ही तथ्यहीन है। जो खुद गठबंधन की सरकार, गठबंधन के सहारे हैं, वो गठबंधन का विरोध करें तो फिर उनका तर्कहीन है। बिल्कुल सर, अंतिम एक प्रश्न था हमारा। आगामी जो भी चुनाव है, श्रवण कुमार निराला और आप जैसे तमाम कार्यकर्ता, जो मुख्य संयोजक भी आप हैं अंबेडकर जन मोर्चा से जो भी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, किस मैनिफेस्टो को लेकर या किस घोषणा पत्र को लेकर हम लोगों के बीच में आएंगे और क्या नई चीज़ों को प्रतिपादित करेंगे उत्तर प्रदेश में? अंबेडकर जन मोर्चा अगर सरकार में आती है तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे रोजगार पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो हमें आंदोलन का और जो विजन दिया है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन का विजन दिया है। तो सामाजिक परिवर्तन में तो सामाजिक चेतना बढ़ा, लेकिन आर्थिक मुक्ति आंदोलन अभी बहुत धीमा पड़ा हुआ है। यूपी के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो SC ST OBC का जो बैकलॉग की जगह है सरकारी नौकरियों में, एक नई वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाखों की संख्या में पुरानी वैकेंसियाँ सरकारों ने बेईमानी करके फाइलों में दबा रखी हैं। नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन ये जो दलित और पिछड़ों का जो अधिकार है, जो बैकलॉग है, अंबेडकर जन मोर्चा की अगर सरकार बनती है तो कई लाख नौजवानों को, मतलब एक घर में, एक गांव में कम से कम 40-50 दलित और पिछड़े समाज के नौजवानों को हम पक्की और सरकारी नौकरी हम देंगे। इस बैकलॉग की स्पेशल भर्ती अभियान शुरू करेंगे। दूसरा हमारा जो एजेंडा होगा एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए। वो चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो, ये सबके लिए फ्री होना चाहिए। क्योंकि सरकार लगातार एक तो एजुकेशन की स्थिति खराब कर दिया, सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं। अब जो गरीब परिवार हैं, जो मजदूर परिवार हैं, अब उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी महंगी एजुकेशन हो चुकी है। तो हमारा अंबेडकर जन मोर्चा का ये महत्वपूर्ण एजेंडा है कि हम एजुकेशन को फ्री करेंगे और हेल्थ को फ्री करेंगे। जो स्वास्थ्य है उसको हम फ्री करेंगे। जितने भी लोग हैं, और आज आप देख रहे हैं, आपके भी परिवार में होंगे ऐसे इस तरह के लोग कि आदमी कमा कम रहा है, दवा पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के लोग शोषण कर रहे हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल है जर्जर स्थिति में है। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात तो सिर्फ शोषण पे न्यू टिकी हुई है। सरकारी संस्थानों को मजबूत करेंगे और हर नागरिक को पूरा फ्री कंप्लीट जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, जो इलाज है, ये पूरा फ्री देंगे। ये हमारा विजन है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद आपको। हमारे साथ थे श्रवण कुमार निराला जी, आप मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा के। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात भी कही।
उनका कहना है कि गठबंधन की सरकार आती है और उनके जो घोषणा पत्र हैं उनका विजन क्लियर है। जो भी विचारधारा है, पार्टी भले ही अलग है लेकिन विचारधारा सेम है, उस विचारधारा पे खरे उतरने का काम करेगा अंबेडकर जनमोर्चा, ऐसा कहना है श्रवण कुमार निराला जी का। उन्होंने कहा कि जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, या हर वर्ग की उन्होंने बात कही है कि सबका साथ, जो सबका विकास का मुद्दा है वो इन्हीं के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया यह जो उद्बोधन है वो उनके लिए तर्कसंगत नहीं है। इनका कहना है कि ये हम नए उद्देश्य को लेकर लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। जो स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, इन सभी विषयों पे हम प्रमुखता से सबके सामने आते रहेंगे और नई पार्टी को लेके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही हम आपको तमाम लोगों से मिलवाएंगे, क्योंकि चुनाव भी करीब है और चुनावी प्रोपेगेंडे जो हैं वो भी आते रहेंगे, चुनावी मुद्दे आते रहेंगे, सबका सरोकार होगा, लोगों से मुलाकात होगी। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम भी ये कोशिश करेगी कि नए व्यक्तित्वों से आपको मिलाए और जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।